इंडिया में 40 से ज्यादा म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, जिनकी 250 से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। इतनी सारी स्कीम्स में से अगर आपको अपने लिए एक बेहतर म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना हो तो ये विषय थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नजर आता है। जब भी हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करना होता है तो जनरली हम उनका 1, 3 या फिर 5 साल का रिटर्न देखते हैं, और अगर किसी म्यूचुअल फंड ने पिछले कुछ समय में अच्छे रिटर्न दिए हैं तो हम उसे चुन लेते हैं, और यहीं पर हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि जो स्कीम हमारे निवेश से पहले बहुत अच्छा रिटर्न दे रही थी, इवन इसके सबसे हाईएस्ट रिटर्न थे, अब वही म्यूचुअल फंड स्कीम उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। किसी स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस देखी और उसमें निवेश कर दिया। पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर आप किसी स्कीम की फ्यूचर परफॉर्मेंस जज नहीं कर सकते। हो सकता है पास्ट में उसके साथ कुछ ऐसे कारण रहे हों जिनकी वजह से उसने अच्छा परफॉर्म किया, तो आपको देखना होगा कि क्या कारण अभी भी सेम है या फिर सिनारियो बदल चुका है, और अगर सिनारियो बदल चुका है तो फिर हम उसमें निवेश क्यों करें। कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर आप अपने लिए एक बेहतर म्यूचुअल फंड स्कीम का सिलेक्शन कर सकते हैं। आज हम इन्हीं महत्वपूर्ण पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। आपको इन पैरामीटर्स को समझने के साथ साथ अपनी डायरी में भी नोट करना है, जिससे अगर आप इन फ्यूचर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहें तो आपके पास एक चेकलिस्ट रेडी हो कि आपको उस स्कीम में क्या क्या चेक करना है। तो उठा लीजिए पेन और डायरी और हो जाइए तैयार। यहाँ हम सभी जरूरी पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो के अंत तक आप अपने लिए एक बेहतर म्यूचुअल फंड ढूंढ निकालने में सक्षम होंगे। और अगर आपने पहले से कोई म्यूचुअल फंड ले रखा है तब भी आपको पता चल जाएगा कि क्या वही म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। हमारा सबसे पहला पैरामीटर है एनुअलाइज्ड रिटर्न्स। साथियों, हम निवेश से पहले रिटर्न तो देखते हैं, आप भी देखते होंगे, लेकिन यहाँ गलती ये करते हैं कि हम बहुत ही शॉर्ट टर्म का एनुअलाइज्ड रिटर्न देखते हैं, 1 साल या फिर 2 साल। इसमें धोखा होने की बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है। हो सकता है यहाँ किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर का लक अच्छा रहा हो, उसने जिन स्टॉक्स को सेलेक्ट किया वो चल गए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा जब भी म्यूचुअल फंड कंपनी अपना एनएफओ लेकर आती है, यानी साधारण शब्दों में जब म्यूचुअल फंड कंपनी अपनी नई स्कीम लॉन्च करती है, तो म्यूचुअल फंड मैनेजर की कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न निकालकर इस भयंकर कॉम्पिटिटिव मार्केट में, जहां 2500 से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, अपनी जगह बना सके। भाई आखिर म्यूचुअल फंड कंपनी को भी तो पैसा कमाना है, और ये रिटर्न ज्यादा कैसे निकलेगा? ऑब्वियसली ज्यादा रिस्क लेके। अगर ये ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न निकाल देते हैं तो स्कीम सफल हो जाती है, क्योंकि इसका डेब्यू अच्छा रहा और फिर उसको फंड मिलने लगता है। आखिर में सब रिटर्न ही देखते हैं, ये कौन देखता है कि उसको किस तरह से लाया जा रहा है। और अगर ये रिस्क का दाब उल्टा पड़ गया तो म्यूचुअल फंड कंपनी या तो उस स्कीम को बंद कर देती है, या फिर उसको किसी और स्कीम के साथ मर्ज कर उसकी रिब्रांडिंग कर देती है और फिर से एक नया एनएफओ निकाल देती है। तो यहाँ आप इन सब चीजों से बच सकते हैं अगर आप 1-2 साल के बजाय 5, 7 या फिर 10 साल के रिटर्न देखें, क्योंकि पोस्ट कोविड तो हमें बुल मार्केट ही देखने को मिला है। म्यूचुअल फंड मैनेजर को तो छोड़ ही दो, यहाँ अगर आपने भी रैंडम किसी स्टॉक को पिक किया होता तब भी बहुत ज्यादा संभावना है कि आप अच्छे रिटर्न्स के साथ बैठे होते। यहाँ तक आपने सीखा कि आपको किसी ऐसे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना है जिसकी परफॉर्मेंस सभी तरह के मार्केट में, बुल हो, बियर हो या फिर साइडवेज हो, अपने कंपटीटर्स के मुकाबले बेहतर रही हो। ऐसा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट नहीं करना है जिसने बुल मार्केट में तो कंपटीटर्स के मुकाबले 1-2% ज्यादा रिटर्न निकाल के दिया, लेकिन बियर मार्केट में कंपटीटर्स के मुकाबले 10% ज्यादा टूट गया। आपको लॉन्ग टर्म में उसकी कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ एक फंड ए है जिसने पिछले कुछ समय में X% रिटर्न निकाल के दिया है, और इसने ये रिटर्न बड़े ही लीनियर यानी कांस्टेंट तरीके से निकाला है। अगर हम इसकी तुलना फंड बी से करें जिसने सेम X% रिटर्न निकाल के दिया है, लेकिन इसका रास्ता अलग है, ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहा, कभी 10% ऊपर कभी 20% नीचे, तो आप इन दोनों फंड्स में से कौन सा फंड सेलेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली फंड ए। लेकिन अब सवाल यह है कि आप ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा फंड ज्यादा कंसिस्टेंट है? यहीं पर रोल आता है रोलिंग रिटर्न्स का, जिसको हम आगे समझेंगे। रोलिंग रिटर्न का कंसेप्ट एक विशेष पीरियड के लिए एक निरंतर बेसिस पर रिटर्न को कैलकुलेट करने पर आधारित है। ये सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है जब कोई पहली बार इसे सुनता है। आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हम 10 साल के पीरियड में एक फंड के 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स को देखना चाहते हैं। माना कि ये पीरियड है 2013 से 2023 तक। इस प्रोसेस में हमें सबसे पहले 2013 से 2016 यानी 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स का पता लगाना होगा। अगले स्टेप में, जैसे कि हमने पहले कहा था, रोलिंग रिटर्न्स कंटिन्यूअस बेसिस पर रिटर्न को कैलकुलेट करने पर आधारित है, तो हम अगले स्टेप में 2014 से 2017 का रिटर्न देखेंगे, उसके बाद 2015 से 2018 का, फिर 2016 से 2019 का। इसे आगे भी इसी प्रकार रोल करते रहना है। यहाँ हमने एक साल के गैप से रिटर्न को कैलकुलेट किया। आप चाहें तो कम पीरियड यानी 1 महीना या फिर 1 दिन के अंतर से भी रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत कठिन टास्क है, तो घबराइए मत, उसका भी सॉल्यूशन है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां आपको रोलिंग रिटर्न्स का डेटा मिल जाएगा। मैं आपको रूपीवेस्ट की वेबसाइट पर लेकर चलता हूं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप किसी पर भी चेक कर सकते हैं। ये मुझे ठीक लगती है, मैं यूजुअली इसी पर रोलिंग रिटर्न्स का डेटा देखता हूं। तो यहाँ आज हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप फंड को रोलिंग रिटर्न्स
के आधार पर कंपेयर करेंगे। यहाँ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का AUM 61,027 करोड़ है, जबकि क्वांट के स्मॉल कैप फंड का AUM 26,330 करोड़ है। AUM असेट अंडर मैनेजमेंट, इससे हमें फंड का साइज पता चलता है कि इस स्कीम के पास कुल कितना फंड है। ये फंड स्टॉक्स में भी इन्वेस्टेड हो सकता है और कैश में भी हो सकता है। तो यहाँ साइज के हिसाब से निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड क्वांट स्मॉल कैप फंड से काफी बड़ा है। अब हम इसके रिटर्न्स को समझते हैं। निप्पॉन ने पिछले 5 सालों में नवंबर 19 से लेकर नवंबर 24 तक 23% सालाना एवरेज रिटर्न दिया है, जबकि क्वांट स्मॉल कैप ने करीब करीब 29% सालाना का रिटर्न दिया है। यानी क्वांट स्मॉल कैप ने निप्पॉन के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। अब हम आगे इसके रोलिंग रिटर्न्स के स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं। क्या यही फंड वास्तव में सही है? तो इस वेबसाइट पर हमें 3-3 साल के रोलिंग रिटर्न्स दिख रहे हैं। यहाँ हमने देखा कि निप्पॉन के फंड ने लगभग 11% टाइम्स नेगेटिव रिटर्न्स यानी 0% से भी कम रिटर्न दिया है, जबकि क्वांट के म्यूचुअल फंड ने 15% टाइम नेगेटिव रिटर्न दिया है। इससे हमें पता चलता है कि क्वांट का म्यूचुअल फंड निप्पॉन की तुलना में ज्यादा वेरी करता है। निप्पॉन के फंड में सेफ्टी है क्योंकि क्वांट की तुलना में कम बार 0% से नीचे गिरा है। आपको समझ आया? यानी अगर 100 बार रिटर्न कैलकुलेट किए हैं, केवल 11 बार ही ऐसा हुआ है कि निप्पॉन के फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि क्वांट स्मॉल कैप ने 15 बार नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब हम इसे आगे देखते हैं तो निप्पॉन ने 0 से 10% के बीच का रिटर्न 19% बार दिया है और क्वांट ने सिर्फ 8% बार दिया है। 10 से 20% का रिटर्न निप्पॉन ने 7% बार दिया है, लेकिन क्वांट ने 8% बार दिया है। अब मुख्य रूप से हमें देखना होगा कि जो इनके एवरेज रिटर्न है उससे ऊपर कितनी बार किस फंड ने दिया है। तो यहाँ निप्पॉन ने 20% से ऊपर के रिटर्न लगभग 62% टाइम्स दिए हैं, यानी 19.75 प्लस 42.5 टोटल 62, जबकि क्वांट ने 20% से ऊपर के रिटर्न लगभग 68% टाइम्स दिए हैं। यानी क्वांट का म्यूचुअल फंड ज्यादातर टाइम अपने एवरेज रिटर्न के आसपास या फिर उससे ऊपर रहता है। तो हमारे लिए बेहतर फंड कौन सा है? क्वांट का, क्योंकि ये निप्पॉन के फंड की कंपैरिजन में ज्यादा कंसिस्टेंट है और अपने एवरेज रिटर्न के आसपास रहता है। जबकि निप्पॉन के फंड में एक फेवरेबल चीज है कि ये नेगेटिव रिटर्न्स बहुत कम बार देता है। लेकिन अब अगर हम इनके एवरेज रिटर्न्स के डिफरेंस को देखें तो लगभग 6% का है। क्वांट का म्यूचुअल फंड निप्पॉन के फंड से साल दर साल 6% ज्यादा रिटर्न दे रहा है, जो कि लंबी अवधि में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। यही होता है रोलिंग रिटर्न्स। आपको हमेशा कोशिश ये करनी है कि जो इनके एवरेज रिटर्न है, जैसे कि यहाँ 23% और लगभग 29%, जिस फंड ने इनके एवरेज रिटर्न्स के आसपास या फिर उससे ऊपर ज्यादा बार रिटर्न दिया है, वही बेहतर फंड है। इसके बाद आपको देखना है फंड की कैटेगरी और उसका बेंचमार्क। अगर मैं आपसे कहूं कि एक फंड 15% और दूसरा फंड 20% का रिटर्न दे रहा है, कौन सा फंड बढ़िया है? तो आप बोलेंगे कि सर कैसी बात कर रहे हो, फंड तो वही बढ़िया है जिसका रिटर्न ज्यादा है, यानी 20% वाला। लेकिन ये अवधारणा गलत है। आपको सबसे पहले म्यूचुअल फंड की कैटेगरी पता करनी चाहिए और उस फंड को उसी पर्टिकुलर फंड की कैटेगरी में कंपेयर करना चाहिए। म्यूचुअल फंड की बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, जैसे डेट, हाइब्रिड, इक्विटी, और केवल इक्विटी में ही अलग अलग स्कीम्स होती हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अगर आप म्यूचुअल फंड की डिफरेंट कैटेगरीज को समझना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें म्यूचुअल फंड कैटेगरी। आपको इसका एक विस्तार पूर्वक डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। हर एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी का रिस्क प्रोफाइल अलग अलग होता है। आपको अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से म्यूचुअल फंड कैटेगरी को सिलेक्ट करना चाहिए। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद जब भी आप स्कीम सिलेक्ट करें तो हमेशा ध्यान रहे कि उस स्कीम का रिटर्न उस स्कीम की कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से ज्यादा हो। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ मैं क्वांट स्मॉल कैप का एग्जांपल ले रहा हूँ। ध्यान रहे ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए एक उदाहरण है। तो यहाँ क्वांट स्मॉल कैप ने एक साल में रिटर्न दिया है लगभग 36.5%, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है 21.3%। तो एक साल में इसने आउट परफॉर्म किया है। 3 साल का देखें तो 3 साल में भी इसने आउट परफॉर्म किया है। अगर हम 5 साल का देखें तो 5 साल में क्वांट ने दिया है 46.3% का रिटर्न, जबकि कैटेगरी का एवरेज है 30.4%। तो यहाँ हमने देखा कि ये फंड लगातार अपनी कैटेगरी को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो आप प्राइमा फेसी इस तरह से फंड को निवेश के लिए शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। अब अगला नंबर आता है बेंचमार्क का। इसे भी हम एक दैनिक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आपने एक नई बाइक परचेज की है और कंपनी क्लेम करती है कि इसका माइलेज 40 का है। अब अगर ये बाइक 45 का माइलेज दे तब आप कहेंगे कि ये बाइक अच्छी है, क्योंकि जितना कंपनी क्लेम करती है उससे ज्यादा माइलेज दे रही है। लेकिन बहुत सारी और ऐसी बाइक होंगी जो इससे भी अच्छा माइलेज दे रही होंगी, लेकिन आपने उनसे तो कंपेयर नहीं किया, केवल उसी से कंपेयर किया जितना कंपनी क्लेम करती है। तो यहाँ ये जो 40 का माइलेज क्लेम करती है वही इस बाइक के माइलेज के लिए बेंचमार्क है। अगर माइलेज बेंचमार्क से अच्छा है तो ये बाइक अच्छी है, अदरवाइज बाइक उतनी अच्छी नहीं है जितना कंपनी क्लेम करती है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक म्यूचुअल फंड का भी एक बेंचमार्क होता है। आपको म्यूचुअल फंड स्कीम को उसके बेंचमार्क के साथ कंपेयर करना चाहिए। जो स्कीम अपने बेंचमार्क को हमेशा आउट परफॉर्म करती है वो स्कीम आपके लिए एक बेहतर स्कीम हो सकती है, न कि वो स्कीम जो कभी अंडर परफॉर्म करती है, कभी आउट परफॉर्म। तो यहाँ कैटेगरी और बेंचमार्क से आपने समझा कि कभी कभी हो सकता है जो स्कीम कम रिटर्न दे रही है उसमें
निवेश आपके लिए बेहतर साबित हो, बजाय उसके कि जो स्कीम ज्यादा रिटर्न दे रही है। अब हम नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसे हम शार्प रेशियो कहते हैं। कई बार साथियों क्या होता है कि कुछ म्यूचुअल फंड हाई रिटर्न निकाल के तो देते हैं, लेकिन अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि उन्होंने इस रिटर्न को निकालने के लिए कितना रिस्क लिया। ऑब्वियसली वही म्यूचुअल फंड अच्छा है जो कम से कम रिस्क लेके ज्यादा से ज्यादा रिटर्न निकाले। तो यही हमें शार्प रेशियो बताता है। यहाँ रिटर्न को न्यूमिनेटर में रखा जाता है और रिस्क को डेनोमिनेटर में, यानी ये फंड 1 यूनिट का रिस्क लेकर कितना कमा रहा है। ये बेसिकली रिटर्न और रिस्क के बीच में कोरिलेशन दर्शाता है। जितना ज्यादा शार्प रेशियो उतना ही कम रिस्क। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए फंड ए और फंड बी दोनों एक ही कैटेगरी के फंड हैं और इन दोनों फंड्स ने रिटर्न भी सेम ही 20% बनाकर दिया है। फंड ए का शार्प रेशियो 1.3% है, जबकि फंड बी का शार्प रेशियो 1% का है। यहाँ पर रिटर्न्स के आधार पर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा फंड बेहतर है, क्योंकि रिटर्न्स दोनों के समान हैं। लेकिन यहाँ पर फंड ए का शार्प रेशियो ज्यादा है, तो यहाँ फंड ए फंड बी की तुलना में बेहतर माना जाएगा, क्योंकि फंड ए कम रिस्क लेकर फंड बी के बराबर रिटर्न निकाल के दे रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। अगला पैरामीटर है कैप्चर रेशियो। कैप्चर रेशियो हमें बताता है कि किसी म्यूचुअल फंड स्कीम ने अलग अलग तरह के मार्केट में कैसा परफॉर्म किया है। बुल मार्केट में कैसा परफॉर्म किया, बियर मार्केट में कैसा परफॉर्म किया, इस स्कीम ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया या फिर अंडर परफॉर्म। कैप्चर रेशियो 2 तरह के होते हैं, अपसाइड कैप्चर रेशियो और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो। सबसे पहले हम अपसाइड कैप्चर रेशियो को देखेंगे। अपसाइड कैप्चर रेशियो हमें बताता है कि अगर किसी म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क 100 पॉइंट्स मूव करता है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो उसका कितना पार्ट हमारा म्यूचुअल फंड कैप्चर कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी म्यूचुअल फंड का अपवर्ड कैप्चर रेशियो 90 है, तो इसका मतलब यह है कि अगर इसका बेंचमार्क 100 पॉइंट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये म्यूचुअल फंड केवल 90 पॉइंट्स ही अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पाएगा। इसके विपरीत अगर किसी म्यूचुअल फंड का अपसाइड कैप्चर रेशियो 120 है, तो इसका मतलब है कि अगर इसका बेंचमार्क 100 पॉइंट्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये म्यूचुअल फंड 120 पॉइंट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी ये अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करेगा। ठीक इसी प्रकार डाउनसाइड कैप्चर रेशियो भी सेम है। ये हमें बेंचमार्क के डाउनसाइड मूवमेंट को कैप्चर करने के बारे में बताता है। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी म्यूचुअल फंड का डाउनसाइड कैप्चर रेशियो 92 है, तो इसका मतलब है कि अगर म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क 100 पॉइंट गिरेगा या फिर डाउन जाएगा, तो ये म्यूचुअल फंड सिर्फ 92 पॉइंट्स ही गिरेगा। इसके विपरीत अगर किसी म्यूचुअल फंड का डाउनसाइड कैप्चर रेशियो 115 है, तो इसका मतलब है कि अगर इस म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क 100 पॉइंट्स गिरेगा, तो ये फंड 115 पॉइंट डाउन जाएगा। कुल मिलाकर आपको ऐसा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है जिसकी अपसाइड कैप्चर रेशियो ज्यादा हो या फिर 100 से ज्यादा हो, और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो कम हो या फिर 100 से कम हो, क्योंकि जब मार्केट बढ़ेगा तो हम यही चाहेंगे कि हमारा म्यूचुअल फंड मार्केट से ज्यादा रिटर्न दे, और जब मार्केट गिरे तो हमारा म्यूचुअल फंड मार्केट से कम गिरे। इसके अतिरिक्त आपको हमेशा सेम कैटेगरी में ही म्यूचुअल फंड की कैप्चर रेशियो को कंपेयर करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि हम ये देखें कहां? तो बहुत सारी वेबसाइट्स इसे कैलकुलेट करती हैं। मैं पर्सनली मॉर्निंग स्टार की वेबसाइट को यूज करता हूं, लेकिन ये आपके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको मॉर्निंग स्टार की वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद फंड को सर्च करना है जिसकी भी आप कैप्चर रेशियो देखना चाहते हैं। एग्जांपल के लिए मैं क्वांट स्मॉल कैप की कैप्चर रेशियो देखना चाहता हूं, तो मैं सर्च करूंगा क्वांट स्मॉल कैप। उसके बाद आपको रिस्क और रेटिंग के सेक्शन में जाना है। यहाँ पर आपको मार्केट वॉलेटिलिटी में कैप्चर रेशियो दिखेंगे। तो आप देख सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड का अपसाइड कैप्चर रेशियो 96 है और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो 92 है। हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है टोटल एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का भी लॉन्ग टर्म में हमारे रिटर्न्स पर काफी प्रभाव पड़ता है। साथियों, हर म्यूचुअल फंड को मैनेज करने में कुछ ना कुछ एक्सपेंस होता है। 2 प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं, पहला है पैसिव फंड और दूसरा है एक्टिव फंड। अगर हम पहले पैसिव फंड को समझें, तो यहाँ म्यूचुअल फंड मैनेजर को अपना दिमाग नहीं लगाना होता, फंड मैनेजर को अपनी एक्सपर्टीज नहीं दिखानी होती, उसको केवल इंडेक्स या फिर बेंचमार्क को कॉपी करना होता है। मान लीजिए कोई निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, यानी वो निफ्टी 50 को फॉलो करता है, तो उसके पोर्टफोलियो में उसी रेशियो में और उतने ही स्टॉक्स होंगे जितने और जिस रेशियो में निफ्टी 50 में है। अगर कोई निफ्टी 50 का स्टॉक रिप्लेस होता है, तो म्यूचुअल फंड मैनेजर को भी उस स्कीम का वही स्टॉक उसी सेम निफ्टी 50 के स्टॉक से रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पर जब म्यूचुअल फंड मैनेजर को अपनी स्किल यूज नहीं करनी, तो हम उसे ज्यादा फीस क्यों दें? यानी आपको पैसिव फंड सेलेक्ट करते समय कम एक्सपेंस रेशियो वाला फंड सेलेक्ट करना चाहिए। वहीं अगर हम एक्टिव फंड को देखें, तो यहाँ म्यूचुअल फंड मैनेजर को या फिर ग्रुप ऑफ फंड मैनेजर्स को एक्टिवली काम करना पड़ता है, स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है, यानी फंड मैनेजर्स को अपनी एक्सपर्टीज यूज करनी होती है। तो जाहिर है इसकी फीस अर्थात एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा होगा। अब अगर किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है लेकिन रिटर्न भी अदर फंड की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो यहाँ अगर कोई फंड इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है तो हम उसे हाई एक्सपेंस रेशियो के बाद भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन कोई फंड है जिनके रिटर्न तो एवरेज हैं, लेकिन
लेकिन एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा है। इस तरह के फंड्स से हमें दूर रहना चाहिए। हम उन्हीं एवरेज रिटर्न्स को पाने के लिए एक्स्ट्रा फीस क्यों पे करें। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि एक्टिव फंड में एक्सपेंस रेशियो को हमेशा रिटर्न और बाकी पैरामीटर्स के साथ कंपेयर करना चाहिए और बाद में ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहिए। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।